वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर, और अब मुझे प्रॉपर रिव्यू मिल गया है जो 28 और 29 दिसंबर में आपका पेपर हुआ था, कैसे क्वेश्चन आए, और अब आगे जिनका पेपर होने वाला है लेटेस्ट 9, 10, 11, 12 में, उनको क्या स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करनी चाहिए और क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहा, क्या स्ट्रैटेजी है, वो पूरा अब हम अच्छे से देखते हैं। चलिए देखिए, जो क्वेश्चंस बने मैं वो पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, और क्या क्या अब आपको करना है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और देखिए, ये जो एनालिसिस है इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि इन्हीं ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, मैं एडवांस में बोल रही हूँ। क्योंकि जब आप 2021 के क्वेश्चन देखते हैं ना, मैं देख रही थी क्योंकि मैंने बच्चों को सीक्वेंस में कराए हैं 20, 21, 22, 23, तो मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि जैसे शुरू के 3-4 दिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने, अगले 3-4 दिन में उन टॉपिक से क्वेश्चन कम बने। तो हो सकता है कि जैसे फ्रिक्शन चैप्टर से अभी क्वेश्चन बन गए, तो हो सकता है 9 जनवरी को जब पेपर हो तो वहाँ फ्रिक्शन से ना क्वेश्चन हो, किसी और टॉपिक से क्वेश्चन हो। ये तो देखकर जाने ही जाने हैं। बाकी जो इनके अलावा टॉपिक हैं वो भी सब देखने ही पड़ेंगे। जैसे मेटल से क्वेश्चन नहीं बना तो आगे मेटल वाले चैप्टर से 100% क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन का मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं मिला किसी बच्चे से, तो मुझे ऐसा लगता है जब आगे पेपर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आप समझ रहे हैं कि जिन चीज़ों से क्वेश्चन नहीं बने आगे उनसे क्वेश्चन 100% बनेंगे। तो ये मत सोचिए कि बस इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये सोच लेंगे तो यही गलती कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। सेकंड पॉइंट, ऊपर ऊपर से पढ़ने से साइंस में काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन डीपली आते हैं, डीपली इन सेंस जिसकी थ्योरी क्लियर है, जिसके नोट्स क्लियर हैं, जिसने 32 क्लासेस 32 क्लासेस, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, अगर वो 32 क्लासेस बिल्कुल अच्छे से देखी हैं, नोट्स पढ़े हैं जो मैंने अभी भेजे भी हैं, और आगे भी अगर अभी किसी को चाहिए तो वो मुझे बता देना, जिसने नोट्स पढ़े हैं थोरली और वो 32 क्लासेस देखी, और साथ में जो अभी रिसेंट में मैंने 10 इम्पॉर्टेंट क्लासेस कराई थी, उन 10 इम्पॉर्टेंट क्लासेस का भी लिंक आई बटन में आ रहा होगा। वो 10 इम्पॉर्टेंट क्लासेस और ये 32 क्लासेस अगर देखी होंगी तो 100% बहुत बेनिफिट हुआ होगा। जो लास्ट में 10 इम्पॉर्टेंट क्लासेस कराई ना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में देखने को मिली। तीसरा, आप खुद से देख लीजिएगा, मैं कह नहीं रही, आप देखिए चेक करके एक बार 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस, लास्ट में भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने 32 क्लासेस 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस और ये जो मॉक टेस्ट अभी चल रहे थे इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, और आई बटन में भी अभी आपको मॉक टेस्ट वाली जो सीरीज़ चल रही है उसका भी लिंक मिल जाएगा। 4 मॉक टेस्ट कराए हैं, उन्हें ज़रा खोल के देखिएगा, और जो बच्चों ने क्वेश्चन बताए हैं उनसे आप देखिएगा, बहुत चीज़ें आपको मैच करती हुई मिल जाएंगी। जैसे मैंने साइक्लोन के बारे में बताया था अभी पीछे ही मॉक टेस्ट में, वहाँ से क्वेश्चन बना। ठीक है, बहुत सी चीज़ें, जैसे हीट का देखिए, हीट का कन्वेक्शन जो मेथड है उससे क्वेश्चन बना, और वही क्वेश्चन अभी मैंने मॉक टेस्ट में कराया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो मॉक टेस्ट में कराई हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं, जैसे अब हुआ क्या, यहाँ पे साइक्लोन से क्वेश्चन बन गया, तो हो सकता है 9 जनवरी को आपको साइक्लोन की जगह अर्थक्वेक से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, सुनामी से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो समझ रहे हैं, टॉपिक यही रहेंगे लेकिन इनसे चेंज कर कर क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह का लॉजिक भी लेकर क्वेश्चन करें और चीज़ें अच्छे से करें। प्रीवियस ईयर तो देखनी है, वो तो मैंडेटरी है, वो तो देखकर जानी है 2011 से 19 तक, और भैया 19 से 21 में अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर से ही मैच करते हुए भी दिखेंगे। और बाकी एक चीज़ और, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, जिनका लेवल हाई होगा, तो वो क्वेश्चन को छोड़ना सीखना होगा। ऐसा नहीं आप क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट करें और ये सोचें कि पेपर टफ है, आगे बढ़िए, हो सकता है उससे अगला क्वेश्चन जो है आपको आसान मिल जाए। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको पक्का ऐसे मिलेंगे जिनको आप नहीं कर पाएंगे। मैं अभी खुद बोल रही हूँ क्योंकि लेवल हाई रख देते हैं 3-4 क्वेश्चन में ये 10th 11th 12th का, तो उन 3-4 क्वेश्चन को छोड़ना सीखना होगा। वो क्वेश्चन पकड़ने होंगे कि जो आपने पढ़े हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हैं, सब कुछ नोट्स पढ़ जाते हैं, प्रीवियस ईयर की वीडियो देख जाते हैं, ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है अभी तक नहीं देखी है ना, तो स्टार्टिंग से सारे मॉक टेस्ट देखने शुरू कर दीजिए। बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर ही मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। और 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस,
टाइम है, आराम से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तभी जाके साइंस में कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत डीपली नॉलेज ही आपको साइंस में अच्छा स्कोर कराएगी। ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक और पॉइंट जो इशू एग्ज़ाम में आ रहा है वो एक ये है कि क्वेश्चन लेंदी हैं, फुल स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं, तो बार बार स्लाइड बार को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, जिससे भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वो चीज़ ध्यान में मैनेज करके वे चलेंगे। क्वेश्चन क्योंकि सीटेट में ऐसे, साइंस में ऐसे आते हैं, 3-4 ऑप्शन देता है, फिर सेलेक्ट करवाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, पढ़ना पड़ता है चीज़ों को। और वो स्ट्रेटेजी आपको कैसे आएगी, जब आप 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना सेम वही स्ट्रैटेजी पे हैं जैसे इस बार आ रहे हैं। तो बिल्कुल वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको करनी है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ जो आपके पूछे गए थे। फ्रिक्शन से क्वेश्चन बना था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था आपका स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोटेशनल फ्रिक्शन। बहुत ही अच्छे से 10 क्लासेस में भी मैंने फ्रिक्शन को कराया, सब समझाया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसमें घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग में उससे थोड़ा कम, और रोटेशनल फ्रिक्शन में जो अटैचियों में आपके पहिए वगैरह लगे होते हैं उनमें तो घर्षण सबसे कम होता है। तो आप इस ऑर्डर को बड़े आसानी से अरेंज कर लेते। एक क्वेश्चन जो मिला इंडिकेटर से, अब देखिए एसिड बेस से तो 9 जनवरी या 10 जनवरी जितने भी एग्जाम होंगे ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस में एक चैप्टर मैंने एसिड बेस और सॉल्ट का कराया है आपको, वो देख के ज़रूर जाना है, क्योंकि सारे इंडिकेटर, चाहे आपका कैबेज हो, कैबेज भी एक्स्ट्रा में, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन मैंने फिर भी बताया, कैबेज हो, चाइना रोज़ का भी मैंने उसमें अच्छे से बताया था आपको, और आपका वो क्या कहते हैं चुकंदर हो, है ना, बीटरूट हो वो वाला, फिनोफ्थलीन हो, मिथाइल ऑरेंज हो, टर्मरिक तो बहुत ईजी है। ये सारे इंडिकेटर वहाँ पर मैंने एसिड बेस सॉल्ट वाली क्लास में आपको बताए हैं। तो ये ज़रूर देख कर जाने, क्योंकि चाइना रोज़ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, अब दूसरे इंडिकेटर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन था चाइना रोज़ इंडिकेटर HCl एसिड है, तो एसिड में ये डार्क पिंक ही रहता है, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है बेस है, और बेस में आपका ये कैसा रंग देते हैं, चाइना रोज़ का जो इंडिकेटर होता है वो ग्रीन कलर देता है। जिसने वो 10 क्लासेस देखी होंगी ये क्वेश्चन तो उसका 100% सही हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब क्लासेस हैं, बस अब आपको डेडिकेशन से पढ़ना है, समय है, पढ़िए। अब देखिए ये क्वेश्चन बना, ये भी प्रीवियस ईयर जो न्यूमेरिक है उन्हीं से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन था। बहुत बार समझाया है कि आपका प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है और जितना आप खड़े हैं वो उतनी ही दूरी पर बनती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी दे दे आप कर देंगे। सपोज़ मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं मिरर से 5 मीटर की दूरी पर हूँ, तो मेरी इमेज भी 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगी पीछे। तो कुल मिलाकर मेरी इमेज और मेरे बीच की दूरी जो है 5 ये 10 मीटर जो है वो दूरी हो जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन था रोहन और साक्षी मिरर से 8 और 11 मीटर की दूरी पर है। ये मिरर है, ये जो है भाई रोहन, थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो गया लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही था। ठीक है, रोहन जो है ये रोहन है, ये 8 मीटर की दूरी पर है, और ये साक्षी है जो कि 11 मीटर की दूरी पर है। रोहन उतना पीछे जाता है जिससे उसकी और इमेज का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर रह जाता है, पीछे जाता है, मतलब इससे अब क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा चेंज हो गया हो। अब यहाँ पर उसके और उसके जो इमेज बन रही है उसके बीच की दूरी 10 मीटर है, तो इसका मतलब या तो वो आगे बढ़ गया है, क्वेश्चन बताने वाले ने थोड़ा सा कर दिया होगा इधर उधर। अगर वो, क्योंकि उसने बोला उसकी इमेज और जो जहाँ वो खड़ा है उन दोनों के बीच की दूरी 10 है, तो इट मीन्स वो आगे बढ़ गया है, वो 5 मीटर पर अब आ गया है, तभी वो और उसकी इमेज के बीच की दूरी 10 मीटर होगी। ऐसे ही साक्षी जो है वो 6 मीटर मिरर की साइड आ जाती है। 6 मीटर साक्षी कहाँ थी, 11 पे थी, 6 इसमें से हम क्या करेंगे भाई माइनस कर देंगे, तो साक्षी भी जो है वो आपका क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी 5 मीटर पर जो है वो साक्षी आ जाएगी, तो उसकी भी इमेज 5 मीटर जो है वो पीछे बनेगी मिरर में, दोनों की सेम बन रही है। तो दोनों की इमेज के बारे में कुछ इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि इमेज जो है उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर आप खड़े हैं, आप जितना आगे बढ़ जाएंगे, सपोज़ मैं पहले 5 मीटर पर थी, अब मैं अगर 3 मीटर पर आ गई तो मेरी इमेज पीछे भी 3 मीटर पर ही रह जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखें, इसके आधार पर आप ये क्वेश्चन जैसे भी आया होगा मुझे लगता है आपने कर दिया होगा।
विटामिन से क्वेश्चन आया था, मैचिंग करनी थी विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन रिकेट्स, मतलब इस तरह से जो विटामिन है उनसे रिलेटेड डिजीज़ हैं उनका मैच करना था। साइक्लोन से एक क्वेश्चन था, मैंने अभी पूरा मॉक टेस्ट में समझाया था। साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसे हम आई बोलते हैं, है ना। उसके आसपास लो प्रेशर, जो बीच का सेंटर वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है और वहाँ के आसपास जो है हाई विंड जो है वो चलती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, वो साइक्लोन होता है। इस तरह से मून और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्वेश्चन बना था। और मैंने बहुत बार, जब मैं आपको बताती हूँ कि वेट और मास में क्या अंतर होता है, तो मैं वहाँ पर समझाती हूँ कि जो मास है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन जो वेट है ना वो बदल जाता है। और उसी टाइम पर मैं ये चीज़ भी आपको समझाती हूँ कि जो, और ये एग्जांपल मैं वहाँ पर देती हूँ कि जैसे सपोज़ ये मून है और ये अर्थ है, तो अगर अर्थ पर मेरा मास क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कभी नहीं बदलता, मास कभी नहीं बदलेगा। मैं चाहे मून पे चली जाऊँ, ऐसा थोड़ी है मैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाऊँगी, नहीं, मेरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, तो वो मास है, मास नहीं बदलता। लेकिन जो वेट है ना वो बदलता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वेट कम। अगर मेरा वेट यहाँ 60 kg है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वो अर्थ का 1/6 कम होता है। तो अगर मेरा वेट यहाँ 60 kg है तो वहाँ इसका 1/6 कम होगा, मतलब वहाँ पर मेरा वेट जो है वो 10 kg होगा। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। मून पर ऑक्सीजन है या नहीं, कुछ इस तरह से बच्चों ने बताया, ऐसे क्वेश्चन था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे है, मतलब इस तरह के ऑप्शन बनाकर था ये क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट्स दे रखे थे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर थ्योरी में मैंने बहुत बार बताया है ये एग्जाम्पल। बाकी हीट के जो मेथड्स होते हैं, 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन से क्वेश्चन बन जाएगा कि रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है क्या, नहीं, रेडिएशन में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। कंडक्शन जो है वो सॉलिड में ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि जैसे चम्मच है, पहले शुरू में गर्म है फिर बाद में गर्म होगी, तो वहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, जो धीरे धीरे पार्टिकल जो हैं शिफ्ट होते जा रहे हैं, एक दूसरे में अपनी हीट देते जा रहे हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है, नीचे के पार्टिकल ऊपर जंप कर जाते हैं और ऊपर के पार्टिकल नीचे के पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं, वो कन्वेक्शन मेथड होता है। अभी क्वेश्चन भी करवाए थे मॉक टेस्ट में, तो ये आपका क्वेश्चन बना। सॉइल चैप्टर से क्वेश्चन बना, पूरा पता होना चाहिए। पर्कुलेशन रेट से आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि पर्कुलेशन रेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी निकलने की दर, वो किस में होती है, वो सैंडी सॉइल में होती है। सबसे कम ये आपकी जो क्ले सॉइल है, मृणमय मृदा है, इसमें होती है। इस तरह से पार्टिकल से क्वेश्चन बन जाएगा कि अरेंज करने को दे देगा किस सॉइल के पार्टिकल कि जो इनको अरेंज करिए, तो सबसे बड़े पार्टिकल आपके सैंड में होते हैं। उसके बाद जो आपकी बीच की आ जाएगी लोमी सॉइल, सबसे लास्ट में आपकी क्ले सॉइल आ जाएगी। इस क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल की सबसे कम होती है। तो ये सब चैप्टर में आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं डिटेल में, तभी आप जो है टॉपिक के इर्द गिर्द जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आगे मॉक टेस्ट में ही मैंने आपको टैप रूट, पैलर, वेनेशन ये सारा समझाया, तो यहाँ से क्वेश्चन बना। देखिए, पैलर वेनेशन हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पत्तियों में आपने देखा होगा सीधी सीधी धारी दिखी मिलती है, और उनमें जो जड़ें होती हैं ना वो कैसी होती हैं, वो आपकी गुच्छेदार जड़ें होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपकी फाइब्रस रूट बोलते हैं। जैसे आपका घास का पौधा, ये याद रखिए, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे घास का पौधा, बैम्बू, बनाना, गेहूं का पौधा, ये सारे पौधों में आपको सीधी सीधी लाइनें ही पत्तियों में दिखेंगी, तो इसको बोलते हैं पैलर वेनेशन। और इनकी रूट्स, जड़ें कैसी होती हैं, वो होती हैं आपकी फाइब्रस रूट। उसके अलावा जिनकी पत्तियों में स्पाइडर जैसे जाल मिलते हैं, इस तरह वाली पत्तियां जहाँ होती हैं, वो होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। और वहाँ पर जड़ें कैसी होती हैं, टैप रूट होती हैं, जैसे गाजर वगैरह हो गया। उसके अलावा जैसे आपसे पूछेगा ये गुड़हल का पौधा हो गया, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपकी जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट होती हैं। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं और इस तरह से क्वेश्चन बने। फिर आपका प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन बना, वो आपको बताया न्यूमेरिक का किस तरह से है, और वो पीछे क्वेश्चनों से ही रिपीटेड थोड़ा सा क्वेश्चन करके बना के उन्होंने दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में भी बच्चों ने बोला एक क्वेश्चन जो है वो देखने को उनको मिला। स्टार्च टेस्ट जो है वो
देखने को मिला और ये मैंने आपको कराया पूरा स्टार्च जो है इससे रिलेटेड। तो मैंने आपको पेडागोजी के क्वेश्चन भी दिए है ना, स्टार्च का पूरा टेस्ट करना है। हो सकता है आगे आपको प्रोटीन के टेस्ट का पूछ ले, है ना, प्रोटीन के टेस्ट बताया था ना कि 2 ड्रॉप उसकी डालेंगे, 10 ड्रॉप उसकी डालेंगे, वो वाला भी याद रखना है। आगे प्रोटीन के टेस्ट का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अगर अभी स्टार्च के टेस्ट का क्वेश्चन आया है तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो वो स्टार्च की प्रेजेंस दिखाएगा, ये वाली चीज़ें हैं। और वो आपको फूड वाला जो 32 क्लासेस में पहला चैप्टर है ना, वहीं पर आपको पूरा वो मिल जाएगा। तो थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चा थ्योरी को पढ़ के जाएगा अच्छे से, नोट्स को पढ़ेगा अच्छे से, वो स्कोर कर लेगा इतना 20+ तो 100% कर लेगा वो। मिल्क को किस में स्टोर करते हैं लंबे समय तक ताकि वो बना रहे? देखिए, क्योंकि मिल्क में एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तो उसमें बेस डाला जाता है, बेस डाला जाता है। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने लिख दिया, लेकिन वहाँ ऑप्शन शायद बेकिंग सोडा था, तो बेकिंग सोडा जो है वो डाला जाता है। ठीक है, अब आप याद रखेंगे बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये क्वेश्चन भी बना। क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मतलब पहले क्या होता है, पहले पानी डलता है या पहले मतलब हम उसकी कटाई कर देते हैं, पहले क्या होता है, खुदाई होती है। इस तरह से जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर है 32 क्लासेस में, वो प्लीज़ पढ़ के जाएँ। वहाँ से मुझे उम्मीद लग रही है कि आगे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, लेकिन जो 10 क्लासेस कराई थी ना मैंने, वहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मतलब वहाँ पर ये चीज़ भी समझा दी थी। क्योंकि मैंने जब आपको 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस में ये चैप्टर कराया था तो वहाँ पर मैंने रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझाया था। एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया। रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब हम रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट वो जो है नॉर्मल की तरफ बैंड करती है, और जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो लाइट जो है दूर चली जाती है नॉर्मल से। तो यही क्वेश्चन बना था कि फिशरमैन को फ़िश कैसे पकड़नी चाहिए। देखिए जैसे ये वाटर है और ये आपका एयर है, ठीक है, तो यहाँ पर फिश जो है ना असल में आपको ऊपर दिखाई देगी, लेकिन वो असल में नीचे होगी। होता क्या है, जैसे लाइट आई यहाँ गई, ये फिश है, लेकिन जब हमारी आंखें देखती हैं तो नीचे से जब ऊपर लाइट जा रही होती है तो वो पानी से एयर की तरफ जा रही होती है। अब मैं दोबारा से बना देती हूँ इस तरह से, ये वाटर है, ये एयर है, तो ये फिश एक्चुअली में यहाँ पर लाइट आई, फिश से टकराई, लेकिन टकरा कर वापस जाएगी हमारी आंखों में। तो उस केस में पानी से एयर में लाइट जा रही है। पानी क्या है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और एयर क्या है, उसकी डेंसिटी कम है, उसका घनत्व कम है। तो जब पानी से एयर में लाइट जाएगी तो वहाँ पर वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। जैसे ये गई और यहाँ पर ये एक्चुअली में ये नॉर्मल है सपोज, तो ये इधर बैंड ना करके ये दूर हो जाएगी ऐसे, ये दूर हो जाएगी ऐसे, जिससे क्या होगा, जब हमारी आंखें उसे देखेंगी तो वो थोड़ा ऊपर उसको देखती हैं। कहाँ देखती हैं, थोड़ा ऊपर देखती हैं, पर असल में फ़िश है कहाँ, फ़िश थोड़ा नीचे है, तो उसमें उसको थोड़ा नीचे कर कर जो है वो डंडी मारनी होगी एक्चुअली में, क्योंकि फ़िश की जो पोजीशन है वो उसको गलत दिखाई दे रही है। अब आगे क्वेश्चन बन सकता है कॉइन वाला, कि हम बाल्टी में कॉइन डालते हैं तो कॉइन भी हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, बट वो असल में थोड़ा नीचे होता है। वहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो वो क्या करती है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वो नॉर्मल की तरफ जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। जो 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई थी अभी लास्ट में, वहाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों प्लेलिस्ट का लिंक है, मॉक टेस्ट वाली का भी, 32 क्लासेस वाली का भी, और जो 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई हैं उसका भी। तो तीनों क्लासेस जो हैं देख कर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन बना कि आंट, स्पाइडर, अमीबा में क्या कॉमन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसे आंट, स्पाइडर करके था, अगर उनमें ये ऑप्शन रहा होगा कि उनमें बैकबोन नहीं होती, तो असल में उनमें बैकबोन नहीं होती है, तो ये वहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बना कि डिस्टेंस टॉल ट्री को देखने के लिए, अच्छा दूर का अगर कोई टॉल पेड़ है उसको देखने के लिए कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा वही वाला, मायोपिया और हाइपर मायोपिया जो होती है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। तो देखिए मायोपिया जो होती है ना, मायोपिया ये होता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का नाम सुन के ये मत सोच लेना कि निकट का नहीं दिखता। एक्चुअली में मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, और दूर का देखने के लिए अच्छे से उनको यूज़ करना पड़ता है कॉनकेव लेंस का। तो यहाँ पर देखिए दूर का डिस्टेंस टॉल ट्री देखना है, हो सकता है उसको दिख नहीं रहा हो, तो उसको देखने के लिए उसको किसका प्रयोग करना चाहिए, उस केस में उसको कॉनकेव लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और ये मायोपी का कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था।
कि मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष है, जिसमें हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो दूर की चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए सीधी सी बात है कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। अब इससे उल्टा पूछ लेगा दूर दृष्टि दोष में, उसमें क्या होता है भाई, दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका जो साइन है याद रखेंगे वो माइनस होता है, और वहाँ पर जो साइन होता है नंबर का जो देते हैं वो प्लस में होता है, ये बात भी याद रखेंगे। तो फोकल लेंथ इसकी जो होती है कॉनकेव की वो माइनस में होती है और इसकी प्लस में होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इस तरह का कुछ क्वेश्चन बना था। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन शायद ये भी दे रखा था क्योंकि वो काली मिट्टी में मिलता है, नहीं काली मिट्टी में नहीं मिलता। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। जब ये निकाला जाता है ना तो उस समय ना ये गारे की फॉर्म में होता है, जैसे गारा होता है ना काला सा, बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में होता है, इसी वजह से इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। तो पेट्रोलियम वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि पेट्रोलियम में जो पूरा था ना वो कोल और आपका कौन सा चैप्टर था, कंबस्चन और फ्लेम वाला चैप्टर, तो वो पढ़कर जाएं। वहाँ से मुझे लग रहा है कंबस्चन और फ्लेम से आगे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे पेट्रोलियम का एक सब्स्टिट्यूट था बिटूमेन, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसका सड़क निर्माण में जो है प्रयोग करा जाता है। नेप्थलीन वाला क्वेश्चन मिल सकता है कि कोल तार से जो नेप्थलीन की बॉलें बनाई जाती हैं इंसेक्ट को मारने के लिए। तो कंबस्चन और फ्लेम वाला चैप्टर जो है वो देख कर जाएं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। अब यहाँ से एक सीख पता चलती है कि जिनकी कॉन्सेप्ट की नॉलेज अच्छी है तो कॉन्सेप्ट से इर्द गिर्द ही क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों के यही रिव्यूज़ आए हैं कि मैम जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाएगा ना चीज़ों को वो साइंस में स्कोर कर लेगा, लेकिन जो ऊपर ऊपर से पढ़ेगा ना वो साइंस को नहीं समझ पाएगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है 32 क्लासेस देख कर जाएँ, उनके नोट्स कंप्लीट एनसीईआरटी के वो आपको मिल जाएंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस जो कराएंगे देख कर जानी ही जानी है, वो देख कर जाएँ, ठीक है। और पेडागोजी के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखें, कंटेंट के सारे क्वेश्चन देखें, और इन सब के नोट्स पीडीएफ ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, अभी भी आपको लगता है कि हाँ अभी हम टाइम है कर सकते हैं, तो आप ज़रूर नोट्स लें। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 120 रुपीज़, आपको बहुत ही एनसीईआरटी के बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, पढ़ने का मौका मिलेगा, उनको पढ़ें अच्छे से और तब आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करके ले जाएंगे। मेल आईडी है मेरी shilpi.ch511@gmail.com। किसी को पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है वहाँ मेल कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। और नोट्स में कोई इशू नहीं आएगा, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये यूपीआई आईडी है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी बात अगर मैं पेडागोजी की और करूँ, ठीक है, कि पेडागोजी का और क्या था, ठीक है, पेडागोजी में भी क्वेश्चन इस बार थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन क्वेश्चन वही हैं जैसे पहले थे, उसी तरह के जेंडर वाले क्वेश्चन हो गए है ना, एनसीएफ वाले क्वेश्चन हो गए, और यही सब आपके होंगे कि कौन कौन से स्किल रिलेट करते हैं वो सारे क्वेश्चन। तो पेडागोजी को तो बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना है कि बहुत कोई टेंशन लेनी है। आप अगर 2021 के सारे क्वेश्चन देख कर जाते हैं और जो 2011 से 19 के सारे क्वेश्चन हैं वो देख कर चले जाती हैं, तो पेडागोजी के 10 में से मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि 7 नंबर आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ 20 में से आप अगर सब अच्छे से पढ़ लिया है तो 15 नंबर अचीव कर लेंगे। बस इतना ही हाँ आप जो है लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं झूठी होप नहीं दूंगी कि आप 23-24 से ज़्यादा नंबर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर इतना लेंदी है ना कि कहीं ना कहीं वहाँ घबराहट हो ही जाती है और कुछ चीज़ें गलत होंगी, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो 15 यहाँ से 7 यहाँ से, इतना अचीव आप ज़रूर कर लेंगे। और अगर इतना भी अचीव कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन स्कोर होगा, क्योंकि जिस तरह से पेपर आता है लेंदी आता है, वहाँ प्रेशर अलग होता है। यहाँ पर बोलना आसान होता है लेकिन वहाँ का प्रेशर जो है वो बहुत अलग होता है, उसको हैंडल करने में बहुत दिक्कतें फेस करनी होती हैं। एक तो टाइम जा रहा होता है और ऊपर से जब हमको दिखता है क्वेश्चन इतने लेंदी हैं तो हम ऑलरेडी घबरा जाते हैं। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे, पहले बताया था कि जो ऑप्शंस के नंबर हैं वो थोड़े चेंज कर आ रहे हैं, जैसे 4, 3, 1, 2 ऐसे लिख दिया, तो आपका आंसर सपोज यहाँ पर है तो आपको लगा होगा ये ऑप्शन 1 है, नहीं ये तो ऑप्शन 4 है ना, तो ऑप्शन 4 टिक करना होगा उसमें। इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो वैसे गलत है, ऐसे नहीं देना चाहिए। ऑलरेडी पेपर इतना लेंदी है, सेकंड पेपर मैथ्स होता है, साइंस होता है, फिर इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। देखिए इधर उधर की बातों पर ना जाएं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस ना देखें। क्यों? क्योंकि मैंने यही चीज़ बोली कि जो क्वेश्चन हो सकता है अब आए हैं उनसे अलग क्वेश्चन देखने को मिले, तो अपनी थ्योरी पर बिलीव रखें, अच्छे से पढ़ लें चीज़ों को, आप बेहतरीन स्कोर करेंगे। मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी और
मैं कोशिश करूँगी आज या कल में ही कंटेंट के 2021 के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको एक साथ दे दूँ, मतलब एक ही क्लास में दे दूँ। मेरी एक्चुअली थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, कल शाम मैं बाहर चली गई थी, तब से मेरे को ज़ुकाम हो गया है, तो बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, गला जो है ना मतलब बहुत दुख रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो चीज़ मैं आपको जल्दी दे दूँ जिनका पेपर अभी 9, 10, 11, 12 में है। बाकी आप ये नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी।